हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज बीए पार्ट 1 के छात्रों के लिए मैं पेपर 1 के पेपर 2 के यूनिट 5 में से एक टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है श्रीलंका। इस ऑनलाइन क्लास में या फिर वीडियो में हम लोग देखेंगे श्रीलंका की संपूर्ण भौगोलिक जानकारी या फिर ज्योग्राफिकल अकाउंट ऑफ श्रीलंका। तो आइए शुरू करते हैं श्रीलंका का भौगोलिक विवरण। आप लोगों को पता है कि श्रीलंका हम लोग आज से नहीं बचपन से ही जानते हैं, क्योंकि यह हमारे रामायण की कहानी में बहुत ही अहम हिस्सा है। श्रीलंका भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। यह एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। भारत से मात्र 35 किलोमीटर दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। यह भारत और श्रीलंका के बीच में एक एडम्स ब्रिज है, आदम पुल कहते हैं उसको। हम लोग अपनी कहानियों में, रामायण की कहानियों में राम सेतु के नाम से जानते हैं। श्रीलंका ब्रिटिश उपनिवेश था जो 1948 में एक स्वायत्त शासित देश के रूप में बना और 1956 में यह एक गणतांत्रिक देश बना, डेमोक्रेटिक कंट्री बना। इसकी स्थिति और विस्तार की चर्चा करें तो यह विषुवत रेखा से थोड़ा ही ऊपर है। 5 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 9 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। इसी प्रकार 79 डिग्री ईस्ट देशांतर से लेकर 82 डिग्री यानी 82 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। उत्तर दक्षिण इसकी लंबाई 435 किलोमीटर है तथा पूर्व पश्चिम 225 किलोमीटर। देखने में यह मुर्गी के अंडे के समान दिखता है। यह यूं कहे कि उल्टी तस्तरी के रूप में श्रीलंका की बनावट है। सरफेस एरिया की बात करेंगे, यानी कि इसके फिजिकल फीचर्स की बात करेंगे तो श्रीलंका लगभग मैदानी द्वीप है, लेकिन बीच में यानी श्रीलंका के बीचों बीच कुछ पर्वत भी पाए जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि यह उल्टी हुई तस्तरी के समान है। श्रीलंका के यदि हम संरचना देखें तो यह प्री कैम्ब्रियन युग की रवेदार चट्टानों से बना है और कहा जाता है कि यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। श्रीलंका में समतल मैदान तटीय प्रदेशों में अधिक विस्तृत है। उत्तरी तट को हम लोग उत्तरी भाग को जाफना का मैदान कहते हैं, जहां लाल पीली मिट्टी पाई जाती है और चूने के भी संरचना पाए जाते हैं। तटीय भागों में बालू के स्तूप पाए जाते हैं। समुद्र के नज़दीक दलदल भी पाए जाते हैं जिस पर मैंग्रोव वन विस्तृत है। इसके मैदानी भागों में अनेक नदियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी नदी है महावेली गंगा। अन्य नदियां हैं पारंगी, आरुबी, यानु, कला और केलानी। इन नदियों का महत्व श्रीलंका के आर्थिक भूगोल में बहुत है, क्योंकि यह सिर्फ सिंचाई ही नहीं जल परिवहन का भी काम करती हैं। इनके चलते उपजाऊ मैदानी भाग भी श्रीलंका में हैं। नदियों के मैदानों में प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों पर लैटराइट मिट्टी का परत पाया जाता है। उत्तरी मैदान में चूने के पत्थर की चट्टान पाई जाती है। श्रीलंका का उत्तरी तट काफ़ी कटा फटा है। श्रीलंका के मध्य दक्षिणी मध्य भाग में कुछ पर्वत पाए जाते हैं, जिनका सर्वोच्च पर्वत शिखर पिड्रू तालागाला है, जिसका पॉइंट पिड्रो सबसे ऊंचा है 2527 मीटर।
कुछ और शिखर हैं रमपद, बुद्धपद आदि। इन पर्वतीय भागों में जलप्रपात भी मिलते हैं, जैसे दियालुमा, लक्सपाना, हट्टन, दुहिंदा, पेरावाला, इगलिन इत्यादि। क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें तो श्रीलंका में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, क्योंकि यह विषुवत रेखा के काफ़ी नज़दीक है। उष्णकटिबंधीय जलवायु में वर्षा अधिक होती है, गर्मी अधिक पड़ती है। यहाँ जाड़े का कोई मौसम नहीं होता है। जाड़े और गर्मियों के तापमान में सिर्फ 5 से 7 डिग्री का ही अंतर पाया जाता है। पर्वतीय भागों में तापमान 20 सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। चारों ओर से यह समुद्र से घिरा है, इसलिए यहाँ पर समकारी प्रभाव है। समकारी प्रभाव का मतलब न ज़्यादा ठंडा न ज़्यादा गर्मी, जैसे हम लोग मुंबई का क्लाइमेट कह सकते हैं। श्रीलंका में औसत वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर है, पर्वतों पर तो लगभग 500 सेंटीमीटर, और मैदानी भागों में थोड़ी कम वर्षा होती है, 150 से थोड़ा कम। नेचुरल वेजिटेशन की बात करें तो श्रीलंका में अत्यधिक तापमान और अत्यधिक वर्षा के कारण एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब होता है जो वन कभी भी सूखते नहीं हैं, यानी कि जो वन हमेशा ही सालों भर हरा भरा पाया जाता है, उसको सदाबहार वन कहते हैं। श्रीलंका के कुल भूमि के लगभग 30% भूमि पर वन पाए जाते हैं, जो 33% के नज़दीक है, और कह सकते हैं कि यहाँ प्राकृतिक संतुलन के लिए जो आदर्श स्थिति है उतना वन पाया जाता है। यहाँ की वनस्पतियों में भिन्नता भी पाई जाती है, जैसे रबड़, गटापर्चा, आबनूस, सैटिनवुड, चंदन, महोगनी, सिनकोना, ताड़ तथा बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। दक्षिणी पश्चिमी श्रीलंका में अधिक पाए जाते हैं। उत्तरी श्रीलंका में एबोनी, साटकवुड के वृक्ष पाए जाते हैं। पर्वतीय ढालों पर यूकेलिप्टस के वृक्ष पाए जाते हैं। समुद्र तटीय भागों में नारियल के वृक्ष पाए जाते हैं। हालांकि श्रीलंका में भी अन्य देशों की तरह वनों को काटकर कृषि योग्य भूमि बनाया जा रहा है, जिससे वन कम होते जा रहे हैं। अब एग्रीकल्चरल रीजन की बात करें तो श्रीलंका भी एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ की 70% जनसंख्या कृषि में संलग्न है। यहाँ की 30% भूमि पर कृषि की जाती है, और प्रमुख फसलें हैं चावल, चाय, कोको, सिनकोना, गरम मसाले, रबड़ तथा नारियल। श्रीलंका में हाल के ही वर्षों में, मतलब 25-30 साल पहले से व्यापारिक कृषि पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा है, क्योंकि उनसे पैसे प्राप्त होते हैं, विदेशी मुद्रा अर्जित किए जाते हैं। इनको हम लोग बागानी कृषि, प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी कह सकते हैं, जैसे चाय, रबड़, कहवा, नारियल। अब हम एक एक करके देखेंगे। चावल, यह अन्य एशियाई देशों की तरह चावल भी श्रीलंका का प्रमुख फसल और प्रमुख भोजन है, जो यहाँ के कुल कृषि योग्य भूमि के 30% भाग पर उत्पन्न किया जाता है। चावल के उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं दक्षिण पश्चिमी तट, पर्वतीय ढाल और निचली घाटियाँ। लेकिन फिर भी श्रीलंका में अपनी ज़रूरत का भी चावल पूरा नहीं मिल पाता है, इसलिए इसको म्यांमार तथा थाईलैंड से मंगाना पड़ता है। चाय श्रीलंका की सबसे प्रमुख व्यापारिक फसल है, जो कुल कृषि भूमि के 21% भूभाग पर उत्पन्न की जाती है। चाय का मुख्य उद्देश्य यहाँ विदेशी मुद्रा अर्जित करना है, यानी कि इसको बेच करके पैसे कमाना है, और इसीलिए निर्यात व्यापार में विश्व में सबसे अधिक तो नहीं, लेकिन अधिक निर्यात करने वाले देशों में श्रीलंका का स्थान महत्वपूर्ण है। चीन और भारत के बाद सबसे अधिक चाय यहीं उत्पन्न होता है।
चीन की श्रीलंका की 10% जनसंख्या चाय में लगी हुई है। कैंडी चाय का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट रबड़। श्रीलंका के कुल भूमि के 18% पर रबड़ उत्पन्न किए जाते हैं। यहाँ 10% जनसंख्या रबड़ की कृषि में लगी हुई है। प्रमुख क्षेत्र हैं दक्षिण तटीय मैदान, पश्चिमी पर्वतीय ढाल तथा निचली पहाड़ियाँ। नारियल भी श्रीलंका की प्रमुख व्यापारिक फसल है, जो कुल कृषि योग्य भूमि के 25% भाग पर उत्पन्न किया जाता है। श्रीलंका विश्व के अधिकांश गिरी यानी कि नारियल को सूखने के बाद जो हम लोग अपने खाने में डालते हैं, गिरी का उत्पादन करता है। नारियल का तेल भी उत्पादन करता है और इनको निर्यात करता है। तंबाकू थोड़ा बहुत उत्पादन यहाँ पे होता है। अन्य फसलों में चुकंदर, कसावा, कोको, दालचीनी, मकई, शकरकंद, सुपारी, काजू, आम, केला, अनानास, सीसल, हैम, इलायची तथा गरम मसाले का भी उत्पादन होता है। श्रीलंका मुख्य रूप से गरम मसालों के लिए भी जाना जाता है। जैसे दक्षिणी भारत का जो केरल, तमिलनाडु का प्रदेश है, गरम मसाले के लिए जाना जाता है, उसी प्रकार श्रीलंका में भी वही क्लाइमेटिक कंडीशन है, इसलिए गरम मसाला भी यहाँ बहुतायत उत्पन्न होता है। मिनरल रिसोर्स की बात करें तो श्रीलंका मिनरल्स के मामले में बहुत ही रिच है, इसलिए इसको रत्नों का द्वीप, पूर्व का मोती यानी कि पर्ल ऑफ ओरिएंट भी कहा जाता था और अभी भी कहा जाता है। यहाँ रत्न मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश की चट्टानों तथा नदियों के रेत में पाए जाते हैं। यहाँ दक्षिणी भाग में रत्नों का भंडार है। श्रीलंका में एक जगह है रत्नपुरा नगर। इसका नाम रत्न मिलने के कारण ही रत्नपुरा नगर है। यहाँ चंद्रमणि, रूबी, पुखराज, नीलम, सैफायर, जिरकन, गार्नेट, लाल पत्थर, कैटस आइस इत्यादि बहुमूल्य रत्न पाए जाते हैं। अन्य जो प्रमुख खनिज यहाँ पाए जाते हैं उसमें है ग्रेफाइट, उसके बाद एल्मेनाइट जो कि बालू में पाया जाता है, अबरक, लोहा, नमक भी निकाला जाता है समुद्री जल से, चूने के पत्थर, तांबा, मोनोजाइट भी समुद्री बालू में पाया जाता है, लोहा इत्यादि श्रीलंका में पाए जाते हैं। हालांकि श्रीलंका में शक्ति के साधन नहीं मिलते हैं, जैसे कोयला और पेट्रोलियम का यहाँ पर अभाव है। इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो चूँकि यह कृषि प्रधान है, इसलिए इंडस्ट्रीज़ कुछ खास विकसित नहीं हो पाए थे। हालांकि आज के दौर में यहाँ उद्योगों पर बहुत ध्यान दिया गया है और यहाँ सीमेंट, प्लाईवुड, चमड़े की वस्तुएं, कागज़, चीनी, मिट्टी के बर्तन, रबड़ और कीटाणुनाशक वगैरह के कारखाने स्थापित किए गए हैं। नारियल से तेल निकालने का भी कारखाना यहाँ पर है। मछली पकड़ना भी एक उद्योग की तरह यहाँ पर विकसित है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो श्रीलंका में चारों प्रकार के परिवहन व्यवस्था मौजूद है। जैसे सड़क परिवहन अच्छी अवस्था में है, रेल परिवहन अच्छी अवस्था में है, जल परिवहन में तो कहना ही नहीं है क्योंकि यह एक द्वीप है। श्रीलंका चारों तरफ समंदर खुला हुआ है, उसमें जल परिवहन होता है। अंदर की नदियों में भी जल परिवहन होता है। कोलंबो तथा ट्रिंकोमाली यहाँ के प्रसिद्ध और सुंदर बंदरगाह है। वायु परिवहन में कोलंबो यहाँ का प्रमुख हवाई अड्डा है, जहाँ से विदेशी व्यापार होता है। फॉरेन ट्रेड यानी विदेशी व्यापार की बात करें तो श्रीलंका में आयात और निर्यात दोनों होता है। आयात में प्रमुख वस्तुएं हैं यानी कि जो बाहर से आता है, चावल, गेहूँ, मछली, फल, शराब, चीनी,
तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, कोयला, खनिज तेल, रासायनिक खाद, दवाइयाँ, सूती एवं ऊनी वस्त्र, मशीन, लोहा, इस्पात का सामान, मोटर, रेल के इंजन, विद्युत यंत्र, कागज। अधिकांश आयात श्रीलंका का ब्रिटेन से होता है, भारत से, म्यांमार, जापान, यूएसए यानी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी तथा ईरान से। एक्सपोर्ट की बात करें तो यहाँ से जो सामान बाहर भेजे जाते हैं उसमें है चाय, नारियल की गिरी, नारियल का तेल, रबड़, गरम मसाले, ग्रेफाइट और जेम्स यानी कि बहुमूल्य रत्न। और ये कहाँ भेजे जाते हैं? ब्रिटेन, इराक, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, इटली, जर्मनी। श्रीलंका के पॉपुलेशन की बात करें तो श्रीलंका में 2012 में सेंसस हुआ था यानी जनगणना हुई थी, जिसमें 2.02 करोड़ जनसंख्या यहाँ पे है। और 2019 में एक एस्टिमेटेड डाटा के हिसाब से 2.18 करोड़ जनसंख्या श्रीलंका की है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो यहाँ 327 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की है। हालांकि कोलंबो के निकटवर्ती भागों में या समुद्र तटीय भागों में जनसंख्या घनत्व 1,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भी पाया जाता है, और जबकि उत्तरी प्रदेश में बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। एथनिक ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे सबसे अधिक सिंहली लोग हैं 74.9%, श्रीलंकन तमिल 11.2% हैं, श्रीलंकन मूर्स 9.2% हैं, इंडियन तमिल 4.2% हैं और अन्य 0.5% हैं, जिसमें बर्गर, मलाया, वेद्दा, चीनीज और भारतीय लोग हैं। धार्मिक जनसंख्या की बात करें तो श्रीलंका भी एक बौद्धिस्ट देश है। यहाँ बौद्धिस्टों की जनसंख्या 70.2% है, हिंदू 12.6%, इस्लाम 9.7%, क्रिश्चियन 7.4% और अन्य लोग 0.1% में ही है। प्रमुख नगर की बात की जाए तो श्रीलंका में प्रमुख नगर हैं कोलंबो, जाफना, ट्रिंकोमाली, कैंडी, गौल, मनार इत्यादि। कोलंबो श्रीलंका का सबसे प्रमुख नगर है। यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है, व्यापारिक केंद्र है, वाणिज्यिक केंद्र है। यहाँ पूरब तथा पश्चिम में आने जाने वाले अनेक जलयान विश्राम करते हैं, कोयला लेते हैं और अपनी मार्गों पर आगे बढ़ जाते हैं। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो ही हुआ करती थी। बाद में कोलंबो से थोड़ा हटके प्रशासनिक एक नगर स्थापित किया गया है, श्री जयवर्धने पूरे कोट्टे। वर्तमान में यही श्रीलंका की राजधानी है। अब नेचुरल रीजन्स की बात करें तो श्रीलंका में मुख्य रूप से 3 नेचुरल रीजन्स हैं: निचला तटीय प्रदेश, मध्य पहाड़ी प्रदेश और उत्तरी चूना प्रदेश या जाफना प्रायद्वीप। इन सभी की अलग अलग विशेषताएं हैं। तो एक बार मैं फिर से थोड़ा रिमाइंड कराता हूँ कि श्रीलंका के बारे में हम लोगों ने क्या क्या जान लिया। तो पहले इंट्रोडक्शन जाना, स्थिति तथा विस्तार जाना, सरफेस एरिया जाना, फिजिकल डिवीजन्स जाना, क्लाइमेटिक कंडीशंस, नेचुरल वेजिटेशन, एग्रीकल्चरल रीजन, मिनरल रिसोर्सेस, इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, फॉरेन ट्रेड, पॉपुलेशन, मेन सिटीज़ एंड नेचुरल रीजन्स के बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर में, इस वीडियो में, इस ऑनलाइन क्लास में देखा हम लोगों ने। अब थोड़ा फैक्ट्स के बारे में बताता हूँ कि श्रीलंका प्रायद्वीपीय भारत का ही मुख्य भाग था। श्रीलंका रत्नों का द्वीप भी कहा जाता है।
सिंघली जाति के यहाँ लोग अधिक पाए जाते हैं, इसलिए सिंघल द्वीप भी कहा जाता है। श्रीलंका की बनावट मुर्गी कंडे के आकार की है या उल्टे तस्तरी के आकार की है। सबसे बड़ी नदी महावेली गंगा है। सबसे ऊंचा शिखर पिड्रू तालागाला है। श्रीलंका की मुख्य फसल चाय और नारियल है। श्रीलंका में लगभग 30% वन पाए जाते हैं। यहाँ की 70% से अधिक जनसंख्या कृषि में लगी हुई है। और श्रीलंका को पर्ल ऑफ ओरिएंट, पूर्व का मोती भी कहा जाता है। श्रीलंका में रत्नों का जो प्रमुख नगर है, जहाँ रत्न का काम होता है, उसको रत्नपुरा नगर भी कहा जाता है। और श्रीलंका के 3 नेचुरल डिवीजन्स हैं: निचला तटीय प्रदेश, मध्य पहाड़ी प्रदेश, जाफना प्रायद्वीप तथा उत्तरी चूना प्रदेश। यहाँ लैगून दलदलों में वन पाए जाते हैं, इसे मैंग्रोव फॉरेस्ट कहा जाता है। सीढ़ीनुमा खेत बनाकर यहाँ पर्वतीय प्रदेशों में चावल की खेती होती है। एक मान्यता के अनुसार श्रीलंका तमिल लोगों के द्वारा बसाया गया है, इसलिए यहाँ तमिल भाषा भी द्वितीय राजभाषा है। प्रथम है सिंघली या फिर श्रीलंकन भाषा। श्रीलंका को प्राचीन काल में सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। सिंघली जाति के लोगों के कारण इसे सिंघल द्वीप भी कहा जाता था। अंग्रेजों ने इसका नाम रखा सिलोन, यानी कि जैसे भारत देश का अंग्रेजी का नाम इंडिया है, उसी तरह श्रीलंका का अंग्रेजी नाम सिलोन है। हालांकि अंग्रेजी और हिंदी में श्रीलंका ही लिखा जाता है। इस प्रकार आज के इस चैप्टर में आप लोगों ने श्रीलंका का संपूर्ण भौगोलिक विवरण जान लिया और समझ लिया। अब आपका काम है कि एक अच्छा सा नोट्स बनाएं, कुछ बुक्स का अध्ययन करें, ऑनलाइन मटेरियल सर्च करें और फिगर्स के साथ, पिक्चर के साथ, इमेज के साथ नोट्स बनाएं और उसको अच्छे से एग्ज़ाम में प्रेजेंट करें। आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ इसी ऑनलाइन क्लास पर या फिर इस वीडियो पर ही फुल्ली डिपेंड नहीं होना है, आपको स्वाध्याय भी करना है। यानी कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं वो पढ़ना है, देखना है और उसको लिखना है। लिखना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग श्रीलंका की जानकारी से पूरी तरह से अवगत हो चुके होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।